तीन संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम का ये आयोजन और उसका संचालन कर रहे हैं चौथी संस्था राष्ट्रीय कवि संगम के दिल्ली प्रांत के महामंत्री। मैंने तो विनय जी को कहा था कि तीन संस्थाएं पहले से लिखी हुई हैं, चौथी राष्ट्रीय कवि संगम, पांचवा हिंदी भवन, ऐसे करके और भी जुड़ी जा सकती हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आज सजाया है, संजोया है। ऋषि जी से पहले मुलाकात भी उन्होंने याद कराया। बिल्कुआ के कार्यक्रम में मंच पर इकट्ठे थे। मैं बहुत देर से सोच भी रहा था कि कहाँ मुलाकात हुई। और कीर्ति काले जी तो बहुत वरिष्ठ कवित्री भी हैं और डॉक्टर कीर्ति काले नवगीत में पीएचडी किया है। केवल वो सामान्य कवित्री नहीं है। और साथ में और मंच पर बहुत जिनसे मेरा भी बहुत अधिक परिचय नहीं आया है, लेकिन जैसा रामचरण जी वरिष्ठ कवि हैं और हमारी दो बहनें मंच पर और हैं और एक बात की और राजेश जी इंगित करके गए हैं कवियों के बारे में ही। हम सब यहाँ कवि उपस्थित मोटे तौर पर। तो मैं जो बात कह रहा था कि जो 20 साल से नीचे वाले हैं पहले उनका काव्य पाठ हो जाए, केवल दो ही लोग जिनके उसमें अनुभव या अभिनव और यश, लेकिन बैठे कई लोग थे तो बाद में दिखाई दिया कि तो सब श्रोता होकर के यहाँ उपस्थित हैं, सुनने के लिए आए हैं। और जैसा किसने उल्लेख किया था, मैं पहले सुनने का मैं इसी भवन में 6 साल पहले आया था सुनने के लिए और आज सुनाने के लिए आया हूँ। हो सकता है इन श्रोताओं में से फिर 2, 4, 5 साल के बाद कोई यहाँ पर आकर के काव्य पाठ करें, लेकिन उसके लिए जिस विषय पर आपको कविता लिखने का मन हो, पहले उस विषय पर थोड़ा अच्छा अध्ययन कीजिए। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 2 लाइनें उस कवि की, दो उसकी, दो उसकी, दो उसकी, और एक मसाला तैयार हो जाता है। और कभी कभी तो लोग इतनी कॉपी हो जाती है। मैंने एक कार्यक्रम में ऐसी गोष्ठी में किसी से पूछा, उसने कविता सुनाई। मैंने कहा कविता किसने लिखी? मैंने लिखी। तुमने लिखी क्या? मैंने कहा पता है कविता किसकी है? कहने की मेरी है। मैंने कहा ये अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है जो तुम सुना रहे हो। चोरी की खरीद बड़े चोरी भी करता रहता है। तो इसलिए साहित्यिक चोरी की आदत से दूर रहिए। और दूसरी बात, अध्ययन के बाद आपको जो भी लिखने का मन हो, लिखने के बाद किसी अपने वरिष्ठ कवि को दिखाइए। ऐसा नहीं कि आपने लिखी और सीधे आपको मंच चाहिए और कहने दीजिए 4 लाइनें मैंने लिखी। मैं समझता हूँ कि आप में इतनी शक्ति होती लिखने की तो बहुत लोग लिख देते। मैंने आज तक 4 लाइन नहीं लिखी। आप पर माँ सरस्वती की कृपा हुई है तो अब आप ही 4 लाइनें लिख पाए, नहीं तो क्या औकात है। अपने जीवन में, अपने स्वभाव में विनम्रता भी चाहिए लिखने के बाद। कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से,
कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, कद बड़ा होता है सिर झुकाने से। कुछ भी लिखा हो, लिखने के बाद किसी वरिष्ठ कवि से जाकर के कहिए, दादा मैंने 4 लाइनें लिखने का प्रयास किया है, जरा इसको कुछ आप सुधार दीजिए। इससे आपकी विनम्रता प्रकट होगी। आपकी कविता के अंदर उन्होंने एक शब्द इधर से उधर कर दिया, एक शब्द रिप्लेस कर दिया, तो कविता में कितनी जान आ जाएगी आपको पता नहीं। ये उनका अनुभव है जो आपके काम आ रहा है। तो इसलिए अपना कोई ना कोई बालक कवि होना चाहिए, जिसके पास आप जाकर के भाव विजात कर अपनी कविता को, उस काव्य को जचवा सकें। ऐसे ही आप सब में कुछ बड़े कवि बैठे हुए, जैसा अभी राजेश जी इंगित कर गए, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम केवल अपने लिए नहीं हैं, हम समाज के लिए हैं। हमको भी कुछ अच्छे बच्चों को संस्कार देकर के जाना है, कविता का संस्कार देकर के जाना है। क्षमा करना, हम अपने घर परिवार में अपनी दौलत का वारिस ढूंढते हैं। सामान्यतः हम अपने बेटे को मानते हैं कि ये मेरी दौलत का वारिस है। वो आपकी संपत्ति का वारिस तो हो सकता है, आर्थिक संपत्ति का वारिस तो हो सकता है, पर आपकी साहित्यिक संपत्ति का वारिस नहीं हो सकता। आपकी साहित्यिक संपत्ति का वारिस तो वो होगा जिसको आपने कलम पकड़ना सिखाया होगा, लिखना सिखाया होगा। वही व्यक्ति, वही बालक मंच पर जाने पर कहेगा, ये 4 लाइनें सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में रखता हूँ जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया। आप चले जाएंगे, आपके जाने के बाद भी आपको वो बालक कवि जिंदा रखेगा। घर परिवार के लोग आपको श्राद्ध के दिनों में 1 दिन साल में याद कर लेंगे, जिसके लिए आप सोचते हैं कि संपत्ति में इसको लेकर के जाऊं, इसको लेकर के। तो इसलिए हर वरिष्ठ कवि का एक बालक कवि होना चाहिए। 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो। हम केवल मंचों पर जाकर कविता सुनाकर लिफाफा लेने के लिए नहीं है, अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए भी। हर बालक कवि का एक बालक कवि होना चाहिए और हर बालक कवि का एक बालक कवि। कविता को सामान्य चीज नहीं है। बड़े बड़े भाषणों को 4 लाइनों में समेट देती है। किसी को भाषण याद रहे ना रहे, और 4 लाइनें जब आप मंच पर सुनाते हैं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद कोई दौड़ करके आता है आपके पास, सेल्फी लेना चाहता है, आपसे मतलब नंबर मांग रहा होता है। अच्छा लगा तो कोई आयोजक आ गया, संयोजक आ गया, हम तारीखों में कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको बुलाएंगे। ऐसा सामान्यता जो कविता के अच्छे लोग हैं, इस प्रकार का हमारा लेखन होगा। तो जो भाषण को इतना समेट करके बोलते हैं, तभी वो कसावट लोगों के दिलों पर छाती है। किसी भी नेता का भाषण जब तक उसने कविता की 4 लाइनें, मुक्तक, छंद कहीं नहीं आता है ना, भले ही वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, जनसभा हो, जोर देने के लिए वो किसी कवि को जरूर कोट करता है। मैं तो रोज सुबह 7 बजे मुरारी बापू का संस्कार पर आता है, जब सुनता हूँ तो किसी न किसी कवि को कोट करते हैं अपनी कथा के अंदर।
उससे कुछ चीज और सशक्त होती है। एक जो आप बोल रहे हैं उसकी वो गवाही हो जाती है। किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, अरबों रुपए की होगी, तो भी वो आपसे बहुत कम है। आप जो कुछ लिखते हो वो कोई सामान्य शब्द नहीं हो, सामान्य पंक्ति नहीं होती। उनकी दौलत रह जाएगी महलों और चौबारों तक, उनकी दौलत रह जाएगी महलों और चौबारों तक, तुम्हारे अक्षर राज करेंगे सूरज चांद सितारों तक। आपके जाने के बाद भी, आपके जाने के बाद भी आपकी पंक्तियां किसी न किसी के मन में गूंजती रहेंगी। आप नहीं रहे तो कोई बात, कोशिश कीजिए तो हम कुछ ऐसा लिख जाए, और लिखने के बाद लिखने का अहंकार नहीं। हम जो कुछ लिखते हैं देश और समाज के लिए लिखें, टूटते बिखरते परिवारों को इकट्ठा करने के लिए लिखें, तब हमारा लिखना सार्थक है। अन्यथा आप इश्क की बात लिखो, प्यार की बात लिखो, गजल लिखो। तो जो हिंदी यहाँ काफी गोष्ठी हो रही है, तो कितने लोग तो गजल पर ही और इश्क पर, श्रृंगार पर, अच्छा है। लेकिन मेरा सभी लोगों से कहना होता है, जब आप माइक से विदा हो रहे हैं, अपनी अंतिम 4 लाइनें, कम से कम 4 लाइनें ऐसी हो जो संस्कार देकर के जाने वाली हो, अन्यथा लिखने का कोई लाभ नहीं। आप लिखते रहिए, ताली बजवाने के लिए लिखो, लिफाफे के लिए लिखो। छोटा लिफाफा है, बड़ा चाहिए, बड़ा है तो और बड़ा चाहिए। बहुत सारी बातें अंदर की जो कवियों के अनुभव में आती हैं, तो इसलिए हम उन बातों के लिए लिखते हों कोई बात नहीं, पर लेखन में संस्कार जरूर चाहिए। ये कवि की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय कवि संगम की टैगलाइन है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। कवियों की शुरू से जिम्मेदारी रही है। हम वाल्मीकि के वंशज हैं, वहां से चल करके यहाँ उस विरासत को हम लोगों ने संभाल रखा। तो हमारा लेखन कैसा चाहिए, बीच में कितने और सब बड़े बड़े कवि आ गए हैं, तुलसी है, सूरदास है, नाम गिनते चले जाओगे, बाद में वर्तमान युग के भी हैं। ये सब चीज यहाँ देख रहे हो, ये सब वो परंपरा के चित्र है। तो आप कोशिश कीजिए उस धरोहर को बहुत अच्छे से संभाल करके आगे लेकर के जाइए। यही हमारी सार्थकता है। छोटे बालक बैठे हैं, उनको शुभकामनाएं। यश और अभिनव, उन लोग और भी लोग हैं। उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, तुझसे ज्यादा तेरा नाम बड़ा है। और समाज को देने की आदत हम सब की बनी रहे। मेरा परिचय करवाया गया, ये परिचय वो परिचय, मैं अपना परिचय संक्षेप में दिया करता हूँ कि मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, LIC, मेडिक्लेम, प्रॉपर्टी कुछ नहीं। शरीर पर अहंकार करता था, मेरे पास मेरा शरीर है। ये भी मैंने मेडिकल कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसको मैंने डोनेट कर दिया। अब मेरे पास अपना कुछ नहीं है, और फिर भी कुछ है। तो देश भर में इतना बड़ा परिवार है मेरे पास। क्या बात है? मैं शादी कर लेता तो क्या होता, 2-3 बच्चे हो जाते। अब बिना शादी के पूरे देश भर में हमारा 10,000 कवियों का परिवार है, तो क्या चाहिए। और उस समय केवल उन 2 बच्चों की जिम्मेदारी होती, अब पूरे देश भर के जितने भी कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी। देश के हर प्रांत में राष्ट्रीय कवि संगम है। विश्व के अनेक देशों में उनका नाम बदल दिया हमने, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय कवि संगम। और वहां की टैगलाइन वसुधैव कुटुंबकम। अभी परसों
कल नीदरलैंड कार्यक्रम में हमारे महामंत्री अशोक बत्रा जी गए। ऐसे बहुत से देशों में भी काम चल रहा है। अभी ऋषि जी पूछ रहे थे कब से काम शुरू हुआ राष्ट्रीय कवि संगम का। मैंने बताया कि 2005 में, उससे पहले भी शुरू किया था, पर वो शुरू करने के बाद कुछ समय चला, फिर कोई और किसी ने वो संस्था हाईजैक कर ली। हमने कहा यार दूसरी शुरू करो, रजिस्टर करवाओ। तो ऐसे करके अब ये 2006 से तो नियमित हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और देश भर में हम एक कार्यक्रम करते हैं दस्तक नई पीढ़ी की, दस्तक युवा पीढ़ी की। उसमें 25 साल से नीचे के बच्चों को हम खोजते हैं देश भर से। ऐसी टैलेंट हंट में से सुदीप भोला मुझे मध्य प्रदेश में मिला। एक काव्य गोष्ठी के अंदर मैंने भी कविता सुनानी, मैंने कहा तुम तो लेट आए हो और तो समय खत्म हो गया, चलो सुनाओ। वहां से उस काव्य गोष्ठी से ये परिचय में आया, फिर इसको मैंने दस्तक नई पीढ़ी वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और अगली बार जब दस्तक वाले कार्यक्रम में बुलाया तो उसने कहा, पहले जब मैं गत वर्ष आया था इसी हॉल में, इसी कार्यक्रम में, तो मैं ट्रेन के सामान्य डिब्बे में आया था और अब हवाई जहाज में आया। यदि आपके अंदर प्रतिभा है, आप में इच्छा शक्ति है, तो आप आगे से आगे पहुंच सकते हैं। कोई सिफारिश से एक मंच पर चला जाएगा, उसके बाद तो आपकी प्रतिभा, आपकी प्रस्तुति ही तय करेगी कि आपको कोई और बुलाता है या नहीं बुलाता। इसलिए सिफारिश बहुत देर तक नहीं चलती। कोशिश कीजिए अपनी प्रतिभा को निखारने की। जो कुछ आपके पास है वो औरों को देने की आदत भी बनाइए। मैंने कहा कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। मुझे 10 महीने पहले किसी का फोन आया कि वो आपका एक प्लॉट पड़ा है, मुझे लेना है। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं कहाँ है। नहीं, वो मैंने पता कर लिया, आपका ही है। मेरे 2 छोटे भाई हैं, दोनों को मैंने कहा कभी मैं समाज के काम के लिए घूमता रहता हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, जितनी भी पैतृक संपत्ति है ये आप दोनों भाई आपस में बांट दो। हालांकि पिताजी भी थे, मैं भी था, मैं ये भी कह सकता था 4 हिस्से पर। तो मैंने कहा 2 कर लो। 2 के बाद मुझे किसी ने कहा कि नहीं, छोटा मोटा तो अपने पास लेना चाहिए। एक छोटा सा प्लाट का टुकड़ा 700-800 गज का रहा हो, शहर से बाहर, कोई पॉपुलेशन नहीं, 6-7 किलोमीटर दूर जंगल में वो पड़ा हुआ था। मैंने भी कभी उसको देखा नहीं, संभाला नहीं। वो प्लॉट उसके बारे में लेकर के आ गया। मैंने कहा वो कहना इतने पैसे के हिसाब से इतना पैसा मैं लेकर दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे क्या करना है, जाओ वहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास तो जमीन के कागज भी नहीं है, रजिस्ट्री भी नहीं है, फोटो कॉपी पड़ी गई है, तो जब फोटो कॉपी दे दें। तो मैं जगाधरी अपने घर गया, तो बड़ा सारा बैग नोट भर करके ले आया। मैंने कहा क्या है जी आपको देने के लिए। उसने खोला, कहा जी 1,70,00,000 रुपया है। 1,70,00,000। मैंने कहा मैंने तो इतने पैसे कभी देखे नहीं, मेरे किस काम के, मुझे करना भी क्या इसका यार। तो मैंने उसमें से 20 लाख उठा करके छोटे भाई को वहीं दे दिया। मैंने कहा माता जी पिताजी के कारण से मुझे ये मिल रहा है, मैंने तो कोई परिश्रम नहीं किया। मैं तो बीकॉम करते ही आज से 54 वर्ष पहले समाज के काम के लिए RSS के प्रचारक के रूप में, फिर और अन्य कामों के रूप में, मुझे कोई आवश्यकता है नहीं। मेरी आवश्यकता है तो ये सब लोग बैठे, कोई कुर्ता पजामा सिलवा देता है, कोई भोजन करवा देता है, कोई रहने की जगह दे देता है, और क्या चाहिए।
मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं होगा, पर आप लोगों का सम्मान इतना है जो करोड़ों की राशि से कई गुना ज्यादा है। तो मैंने वो 20 छोटे भाई को दिया, 1.5 करोड़ रुपया मैं दिल्ली में ले आया। दिल्ली ला करके उसका एक सामाजिक ट्रस्ट बना दिया माता जी और पिताजी के नाम से, और रजिस्टर करवा दिया, ATG भी हो गया। और उसके अंदर परिवार की दृष्टि से मैं हूँ, एक छोटा भाई भी है, लेकिन उसके अलावा 13 लोग और हैं। 13 लोग और हैं। अग्रवाल पैकर मोहर के चेयरमैन हैं रमेश अग्रवाल जी, उनको अध्यक्ष बनाया है। सूर्य रोशनी के लोग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश जी हमारे पुराने मित्र हैं। उसमें वो हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग हैं अग्रसेन कॉलेज, ऋषिकेश आश्रम के चिदानंद जी हैं। ऐसे सब वही लोग हैं। मैंने कहा इस ट्रस्ट में आपको ट्रस्टी इसलिए बना रहा हूँ, मैं संस्थापक जरूर हूँ, अध्यक्ष भी नहीं हूँ, बैंक में मेरे साइन भी चलेंगे, साइन भी आपके रहेंगे। पैसे का सदुपयोग करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इसमें आपने कुछ देना नहीं है, जो इसमें है वो किसी की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, साहित्य सेवा के लिए, सनातन के लिए, पर्यावरण के लिए, ऐसे अच्छे कामों के लिए आप देते रहिए। इतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। आप सोचेंगे ट्रस्टी बनाया तो हमको कुछ देना है, हालांकि उन सबके अपने ट्रस्ट भी चलते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं सब। तो मैं तो अपनी सब जिम्मेदारियों से फ्री हूँ। केवल राम जी जो करवाना चाह रहे हैं मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कोई कवि नहीं, साहित्यकार नहीं, फिर भी ईश्वर मुझसे करवा रहा है तो मैं कर रहा हूँ, अन्यथा। इसलिए आप जो भी कर सकें देश और समाज के लिए करें, वही आपकी प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए कीजिए। जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, लोग याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।